अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वाइस डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल और स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आबद तिहामी साहब, जंग अखबार के ग्रुप एडिटर, सीनियर साफी, कॉलम नगार, तजियाकार। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी शेड्यूल भी जारी किया और आरओज की ट्रेनिंग तकरीबन खत्म होने को है। ये ट्रेनिंग पहले हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक दी गई थी। आज ताज़ा सूरत हाल क्या है, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां क्या है और जो बेयकीनी की सूरत हाल है इंतखाबात के हवाले से, वो एक अरसे से जारी थी। तो इस सब पे हम तफसील से राय लेंगे जनाब आबद तिहामी साहब से। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी तिहामी साहब, ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ये जो इलेक्शन की जो बेयकीनी की सूरत हाल थी और तरह तरह के एक सवालात उठ रहे थे, आप इस पे क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारक जमाल साहब, इसमें कोई शक नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसको जितना भी ही सराहा जाए कम है। लेकिन जो आपने बात की कि बेयकीनी की सूरत हाल पे तरह तरह के सवालात उठ रहे थे, वो बज़ाहिर तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मज़ीद कई सवालात उठ रहे हैं। सवालात तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से भी उठ रहे हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो उस दिन बाकायदा जो है इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, और उसके बाद तय हुआ कि जी आप एक रिट पिटीशन दायर करें। ये मुलाकात जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद थी। लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें जस्टिस बाकर नजफी साहब ने जो है वो कहा था कि इलेक्शंस जो है, चूँकि यहाँ पीटीआई ने एक पिटीशंस दायर की हुई थी कि जो आरओज और डीआरओज वगैरह जो है ये इंतज़ामिया से है, इंतज़ामिया और जो निगरान हुकूमत है वो वही इस निगरान हुकूमत के अंदर भी वही है जो इससे पहले नून लीग की हुकूमत के दौरान लगाए गए। अब ये गैर जानबदार नहीं है, ये सिर्फ एक पार्टी को निशाना बना रहे हैं और इनको जो एक फेयर इलेक्शंस के लिए जो माहौल है वो नहीं है, इससे ट्रांसपेरेंट फेयर फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते। यही बुनियाद थी जिस पे फैसला दिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि इस ऑर्डर को जो इंतज़ामिया से जो एक इलेक्शन के लिए अफसरान डीआरओज और आरओज लिए जा रहे हैं उसको सस्पेंड किया जाता है और ये केस जो है वो लार्जर बेंच में जो है ना वो भेजा जाता है। अब लार्जर बेंच भी बन गया और सोमवार को जो है उसकी जो है ना वो एक हेयरिंग भी थी, लेकिन इसी दौरान जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, और वहाँ मुलाकात हुई और उस पर तय हुआ कि आप इस फैसले के बारे में इसके ख़िलाफ़ जो है वो अपील दायर करें। अब बात ये है, अभी तो इलेक्शन जो है ना लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला भी नहीं आया था, तो वो भी इस्तिस्ना दिया गया। फिर ये है कि उसमें जो एक मुतासरा पार्टी थी उसको तो बुलाया ही नहीं गया, वन साइडेड जो है वो एक केस जो है वो सुना गया, चूँकि इसमें पार्टी जो थी वो पीटीआई थी और पीटीआई को तो बुलाया ही नहीं गया और ये फैसला दे दिया गया जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक तरह से झूठ बोला गया कि जी ये जो इंतज़ामिया इस वक्त मौजूद है इसकी रीशफलिंग जो है वो की गई है। दूसरा ये है कि जी ये जो है ना इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पहले भी इलेक्शन जो है ना वो इंतज़ामिया के तहत जो है ना वो होते रहे हैं। अब एक तो ये है कि ये फिर जो फैसला दिया गया उसमें ज़ुबानी जो डिक्टेट करवाया गया फैसला वो कोई और था, उसमें पीटीआई की तरफ से जो एक वकील था उमैर खान नियाज़ी शायद थे, तो उनको भी एक तौहीन अदालत का नोटिस इस बुनियाद पे सर्व कर दिया गया कि आपने ये एक तरह से पिटीशन दायर क्यों की गई। तासुर ये दिया गया कि शायद वो इलेक्शन जो है वो मुलतवी कराना चाहते थे, हालांकि वो तो सबसे पहले इलेक्शन मांग रहे हैं। इलेक्शन तो के लिए ही तो उन्होंने
पंजाब की हुकूमत जो है वो एक उसकी कुर्बानी दी, ख़त्म की, KPK की हुकूमत ख़त्म की। वो तो इलेक्शन खुद चाह रहे थे, लेकिन तासुर ये इलेक्शन कमीशन ने वहाँ दिया कि शायद ये इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहते थे। फिर वहाँ जब फैसला सुनाया जा रहा था तो एक वकील थी PTI की, उसने कोशिश की, चूँकि वहाँ बार बार पूछा जा रहा था कि कोई PTI का यहाँ कोई वकील या कोई है, तो वो एक वकील थी वहाँ मिशाल, वो जब रोस्टम पे आई हैं तो उनको भी जो एक तरह से डांट जो है ना वो पिला दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इतने बड़े मनसब पे बैठे हुए शख्स को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह की बात करे। अब उनका मुतालबा क्या था कि इलेक्शन जो है फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब उसके बाद अगर लाहौर हाई कोर्ट की बात है तो ये पटिशन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में भी दायर की गई, आज उसकी समाअत भी हुई, और आज तो पेशावर हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि कैसे इंतज़ामिया जिसके 24 अजला के जो DCs जो हैं वो सिर्फ एक जमात के लोग को पकड़ दकड़ कर रहे हैं और उनको एक जो है ना MPOs के तहत उनको बंद किया जा रहा है, तो वो कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो सकते हैं। तो इस हवाले से तो मैं नहीं समझता कि कोई ये कहा जाए कि जी क्या इस तरह से इंतज़ामिया जो पहले ही एक मुतनाज़ है, आप उसके तहत जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो करवा सकें। लेकिन जैसा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बताया कि उनके पास अवेल नहीं है स्टाफ, जुडिशल स्टाफ, और तो दूसरा तो वो जो जिस तरह के वसाइल हैं उसमें रहकर वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। नहीं, देखिए ये लेम एक्सक्यूज है, ऐसा नहीं है। आप देखें 1988 के बाद अब तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो तमाम के तमाम जुडिशरी के अंदर हुए हैं। वो कहते हैं कि जी हमने जो है वो हाई कोर्ट को लिखा था और हाई कोर्ट ने जो है वो अपने जो ऑफिसरान हैं, अपने जुडिशल जो भी स्टाफ है वो देने से इनकार किया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक जो है ना वो गलत बयानी भी की गई है। और मैं आपको ये बताऊं कि एक आम तासुर है वो जुडिशरी पे जो है ना लोगों को फिर भी अभी थोड़ा सा इत्मीनान है, तो इस वजह से फेयर एंड फ्री इलेक्शंस तो इसी सूरत में ही वो तवक्को कर सकते हैं। जी, अब आपने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एक जिस तरह पहले हाई कोर्ट के फैसले में भी ये कहा गया कि वो इलेक्शन कमीशन के इंतजाम नाकाफी हैं, आपने भी आज वही बात कर दी, तो आपकी नज़र में इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो जिस पोजीशन में आया और नए सिरे से उसने तैयारियां शुरू की हैं, तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कोई इसमें बेहतरी आएगी या नहीं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अगर ये वाक़यातन चले, अच्छी बात है कि इलेक्शंस होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, वक्त तो पहले ही ज़्यादा गुजर गया है, लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है वो बड़ा अहम है। सबसे पहले तो ये है, अभी आप ये यकीन कर लीजिए कि इलेक्शन हो भी गए इंतज़ामिया के तहत, इंतज़ामिया के अंदर इलेक्शन जो ROs DROs वगैरह अगर इंतज़ामिया के होंगे तो ये बड़े मुतनाज़ होंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको चाहिए कि वो इंश्योर करे कि तमाम पार्टीज़, अब अगर उनको एक रियासत अजीज़ है तो उनको चाहिए कि वो तमाम पार्टीज़ को यकसा मौके दे। सबको, अगर एक पार्टी को जलसों की इजाज़त है तो दूसरी को भी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि PTI की जो क़यादत है या PTI के जो उम्मीदवार है आप उनको पकड़ धकड़ उनकी करें, उनको MPOs के तहत। अभी 3 दिन पहले आप देख रहे हैं कि शेर अफजल मुल्क को जो है ना वो गिरफ्तार कल लाहौर में किया गया था, ठीक है ना। वो यहाँ एक वो कल आके कन्वेंशन से खिताब के लिए आए हुए थे। तो ये जो है ना, अगर जब तक आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे तमाम पार्टीज़ को, उस वक्त तक कोई भी इन इलेक्शंस आप 100 दफ़ा भी करवा लेंगे, कोई इस पे यकीन नहीं। अच्छा तहमीद साहब, ये पाकिस्तान में मजमूई वोटर्स की तादाद कितनी है जरा? इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है वो 12 करोड़ 85 लाख
85,760 ووٹرز ہیں ٹوٹل. ان میں مرد ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 6,92,63,704 اور خواتین ووٹرز جو ہے ان کی تعداد 5,93,22,056 ہے. اب جو مرد ووٹرز ہیں ان کی جو شرح جو ہے وہ 53.87% ہے، جبکہ خواتین کی جو یہ شرح ہے وہ 46.13% ہے. اور یہ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، ان ووٹرز میں سے جو 46% ووٹرز ہیں وہ نوجوان ہیں. اچھا. اور اس الیکشن میں بھی جو اہم ترین کردار جو ہے وہ ان نوجوان ووٹرز کا ہوگا. تو یہ تو 46% تو کافی ہوتی ہے جی، اس لیے اور موسٹلی ووٹ کاسٹ کرنے بھی نوجوان ہی آتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کا. جی وہ متحرک بھی ہیں، اور وہ ساری جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کو دیکھنے والے لوگ ہیں، اور وہ انشاءاللہ وہ ضرور نکلیں گے. یہ طامی صاحب ایک ورچوئل جلسہ ہوا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ کیا معاملہ ہے اور اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو رپورٹس میں بھی پڑھ رہا ہوں، اخبارات میں بھی پڑھی ہیں، تو یہ پوری دنیا میں شاید اپنی نوعیت کا واحد جلسہ ہے جو الیکشن کمپین کے حوالے سے اس طرح سے ورچوئل جو ہے وہ ہوا ہے. اب اس میں پی ٹی آئی نے یہ جلسہ جو ہے وہ گزشتہ رات 9 بجے شروع کیا تھا اور رات 2 بجے تک جاری رہا. اچھا. مختلف فگرز آ رہی ہیں جو نیٹ پہ موجود ہے کہ جی وہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب لوگوں نے ویو جو تھے، اس کے ویورز تھے جو بھی، لیکن جو ایک مکمل پارٹیسپیشن ہے وہ تقریباً 60 لاکھ تھی، افراد کی تھی. اب یہ جو ایک تھا نا ایک کہ جی فلاں جلسہ ہوا، اس میں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ لوگ تھے، تو وہ تو ایک ایسے مختلف ایجنسیوں کے ایک طرح سے ٹیوے ہوتے تھے کہ اپنا کہ جی کسی نے کچھ بتا دیا، کسی نے کچھ بتا دیا. لیکن یہ جو لوگ ہیں جو اس جلسے میں شرکت کر رہے تھے، انہوں نے تو وہ جب آپ اس کو ویو کرتے ہیں تو اس کے نیچے سارے فگرز آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو کوئی اس میں نہیں ہے. اور اس میں جو ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں تو وہ اب آپ ان لوگوں نے یہ جو 60 لاکھ لوگ جو ہے جنہوں نے یہ جلسہ اٹینڈ کیا ہے، اب آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. ہاں یہ آپ ضرور کر سکتے تھے جو آپ نے میکسیمم کرنے کی کوشش کی کہ اس جلسے کے دوران آپ نے نیٹ کو جو ہے وہ بند کر دیا، یوٹیوب کو بند کر دیا، فیس بک کو بند کرنے کی کوشش کی. تو اس سے جو ہے وہ آپ کب تک یہ کریں گے؟ آپ نے یہ جو نیٹ کو بند کر کے جلسے کو روکنے کی کوشش کیا، یہ دراصل آپ نے ریاست کا نقصان کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تمام فلائٹس جو ہے وہ ان کا دار و مدار جو ہے وہ ایک انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ ساری کمیونیکیشن ہوتی ہے. آپ کی سارا ڈیفنس کا کمیونیکیشن اس کے تھرو ہوتی ہے. آپ کے ہزاروں لوگ جو ہے وہ فری لانسر کے طور پہ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں. آپ امیزون کو دیکھ لیں، آپ تمام ایکٹیویٹی اس وقت جو ہے وہ نیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے، اور آپ اگر اس کو بند کر دیں گے تو آپ تو یہ ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن طامی صاحب اس میں بڑی اہم بات یہ ہوگی نا کہ یہ 60 لاکھ جو آپ فگر دے رہے ہیں دیکھنے والوں کا، اس میں ووٹرز کتنے تھے؟ دیکھیں اب پوری دنیا میں دیکھا جائے تو ہاں دیکھیں نا، اب ووٹرز کی ایک نو ڈاؤٹ ووٹرز جو ہے نا وہ تو اتنے 60 لاکھ تو نہیں اس میں ہوں گے، لیکن جب آپ کے ویورز جو ہے وہ 60 لاکھ ہیں تو کوئی نہ کوئی تو تعلق ہوگا نا ان کا، ٹھیک ہے نا. اور میکسیمم وہ لوگ جو اس جماعت کو پسند کرتے ہیں وہی زیادہ تر اس کو دیکھیں گے. ظاہر ہے. آپ کے خیال میں الیکشن ہوں گے اپنے ٹائم پہ 8 فروری والے؟ دیکھیں اپنے ٹائم پہ تو پھر میں وہی کہوں گا، ابھی تک تو نہیں ہو رہے، لیکن 8 فروری اگر ڈیٹ طے ہے تو یہ ہونے چاہیے. اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کنفیوژن بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، کیونکہ ابھی جوڑ توڑ اور اتحاد ادھر ادھر ساری چیزیں جو ہے نا وہ بن رہی ہیں، اور الیکشن تک اسی طرح سے یہ تقریباً جب تک کاغذات واپسی نہیں ہو جاتی تب تک تو یہ
جوڑ توڑ جو ہے وہ چلتی رہے. بہت شکریہ تہامی صاحب. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.